हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे चलना, चीज़ें शिफ्ट करना, स्कूल जाना, बुक्स पढ़ना। क्या ये फिजिक्स के हिसाब से सारे काम हैं, मतलब वर्क्स हैं? इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। सो आज हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है, वर्क का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है। आम जिंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, फ़िज़िक्स उसे वर्क नहीं कहता। जैसे कि कुछ काम ऐसे करते हैं हम, जैसे मूवी देखना, बुक्स पढ़ना, कुछ सोचना, बैठ के हम कुछ सोच रहे हैं, तो ये सारे फिजिक्स के हिसाब से वर्क्स नहीं हैं। जैसे कुछ लड़कियां गॉसिप्स करती हैं क्लास में बैठ के, ठीक है, कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो इट इज़ नॉट वर्क। सो हम लोग डेली लाइफ में क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं। थिंकिंग, लर्निंग, टॉकिंग, रीडिंग, अ लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंड इन दीज एक्टिविटीज़, बट इन फिजिक्स दिस इज़ नॉट वर्क। है ना, ये सारे काम करने में बहुत सारी एनर्जी स्पेंड होती है हमारी, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे वर्क नहीं कह सकते। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है वो समझते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एफ प्रोड्यूस्ड अ डिस्प्लेसमेंट एस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क हम तभी बोल सकते हैं जब कुछ मूवमेंट होता है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एक ब्लॉक है जिस पे हम कुछ फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट एस होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम फिजिक्स में बोलते हैं कि वर्क हुआ है। जैसे कि कोई ब्लॉक है जिस पे हम पीछे से फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर जाए, थोड़ा सा हिल जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि इसमें वर्क हुआ है, तभी कहेंगे ना। और जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो हम शांति से बैठे हुए हैं ना, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिमाग से लड़ रहा है, तो उसे हम वर्क नहीं कहेंगे। जब हम कुछ काम करते हैं और वहाँ पे कोई मूवमेंट होता है, उसे ही हम वर्क कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, पुशिंग अ ह्यूज रॉक, रॉक डज नॉट मूव। एक कोई बड़ा सा रॉक है, बहुत बड़ा सा पत्थर है ऐसे कह सकते हैं, उसे मूव कराया जा रहा है, बट वो मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और हम कितना भी फोर्स लगाएं, अगर वो चीज़ मूव नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ। नेक्स्ट, स्टैंड विद द हैवी लोड ऑफ ऑन हेड, ठीक है, कोई बहुत हैवी लोड सिर पे रखा हुआ है, ठीक है, उसे कोई किसी इंसान के ऊपर रखा हुआ है, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रखा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है अगर कोई भी चीज़, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वहाँ पे हम कहेंगे कोई वर्क नहीं हुआ। नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं। पुशिंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव, एक ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन है। और नेक्स्ट है पुशिंग अ ट्रॉली, ट्रॉली मूव, एक ट्रॉली को पुश किया जा रहा है, ट्रॉली मूव कर जाती है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। एंड लिफ्टिंग बुक, बुक्स को उठाया जा रहा है और वो जो है ग्राउंड से ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि वहाँ पे वर्क हुआ है। मतलब कहीं भी कोई फोर्स लगाया जा रहा है और ऑब्जेक्ट मूव करता है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ ना कुछ, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ वर्क डन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देयर आर सम कंडीशन फॉर द वर्क इन फिजिक्स। कंडीशन नंबर 1, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकंड, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। पहली कंडीशन ये कह रही है फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे। सेकंड, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए फोर्स के। दैट मीन्स अगर हम फोर्स को ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना चाहिए। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है बट परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। सो आगे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ वर्क।
वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस भी कह सकते हैं. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायरेक्शन. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है. एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. जूल को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम न्यूटन कह सकते हैं. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस. एफ इसमें होता है न्यूटन एंड एस होता है मीटर, तो जे इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. अनदर यूनिट ऑफ वर्क इज आर्ग. इसकी एक और यूनिट होती है आर्ग, जो कि एनसीईआरटी बुक में शायद अब नहीं है. सो इन द नेक्स्ट पेज देयर आर सम केसेस ऑफ द वर्क. केस नंबर 1, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शंस. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है. जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है एंड वो डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो देयर आर पॉजिटिव वर्क. यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा. केस नंबर 2 में कह रहा है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क ज़ीरो होता है. जैसे कोई फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है और डिस्प्लेस वो आगे को हो रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होगा. केस नंबर 3, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे कि कोई बॉल होती है, बॉल आगे को बढ़ रही है और उसे रोकने के लिए हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो वहाँ पे वर्क जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. जहाँ पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. सो यहाँ पे जो वर्क होगा वो निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है, एनर्जी डिफाइन करती है कि एबिलिटी टू डू वर्क कितना है. इट्स एन एसआई यूनिट इज सेम एज वर्क, जूल. 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं. काइनेटिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी से हम लोग ये समझते हैं कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास कुछ एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है. लाइट, जैसे कि कुछ ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब है, ठीक है, इन सभी के पास जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी होती है. इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे कि हम ये मान सकते हैं कोई स्मार्ट बोर्ड है या फिर फ़ैन है, टीवी है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी है. हीट एनर्जी, जो आग के पास एनर्जी होती है, जो आग के पास एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है. साउंड, इसमें कुछ वॉइसेस होती हैं, कुछ आवाज़ होती है जो एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है, वो साउंड एनर्जी होती है. एंड केमिकल एनर्जी, जैसे कि जो बैटरी में होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, बाद में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. न्यूक्लियर एनर्जी से एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब आदि बनते हैं. एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. यहाँ पे क्लास 9th में सिर्फ 2 एनर्जीज़ को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं के ई से. काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पासिस्ड बाई ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. हम तभी कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है जब वो मोशन में होता है. जैसे कोई कार है, वो रोड पे चल रही है तो उस कार के पास कोई ना कोई एक एनर्जी है जिससे वो चल पा रही है. मान लो अगर हम चलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है. जैसे हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी आती है और हम चल पाते हैं. कार अगर चल रही है रोड पे तो उस कार को भी चलने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होगा, तभी वो चल पाती है. बिना पेट्रोल के कार कभी चल नहीं पाएगी. तो ये मान सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट हैव एबिलिटी टू डू वर्क. मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है जिससे वो काम कर पाते हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है मास पे ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. के ई का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है उसको जूल से रिप्रेजेंट करेंगे
एम जो होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम, वी यहाँ पे भी वेलोसिटी या फिर स्पीड है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड। कभी कभी वेलोसिटी जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में दे दी जाती है, तो उसे चेंज करनी होती है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में निकल आएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका फॉर्मूला हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट विल बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, सबको पता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एंड फॉर्मूला ऑफ वर्क W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे W इज इक्वल टू के कह सकते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला निकल गया। देयर आर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि आप लोग देख लेंगे। के इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s भी लिखा हुआ है, एंड s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, एंड s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर कहीं पर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या शेप या फिर चेंज से जो एनर्जी प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सो अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस। सो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर रखते हैं, जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे वो नीचे गिरने लगेगा, छोड़ते ही वो अपने नीचे वाले एयर के पार्टिकल्स को पुश करेगा, यानी वो अपने नीचे वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा, यानी उनमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, नीचे वाले और जो नीचे वाले कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि जो वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अर्थ के ऊपर थोड़ा रखा है, जिसे हम छोड़ रहे हैं, तो उसके पास कोई एबिलिटी है टू डू वर्क, है ना। जिसके पास कोई एबिलिटी है यानी कि उसके पास कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। जैसे जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर रखा है उसको हम अगर छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना। तो जो वो नीचे आ रहा है तो उसके पास कुछ एबिलिटी है टू डू वर्क, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहाँ पे m मास ऑफ द फोर्स इन किलोग्राम है, एंड g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कह सकते हैं। h जो है वो हाइट अबव एट सरफेस इन मीटर, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको हम जूल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी कोई ऑब्जेक्ट था जो कि अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, और हम इसको अर्थ की सरफेस से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो ऊपर उठाया तो हम ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसको जो ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर उठा के लेके आ रही हूँ, उस ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी स्टोर्ड है। जो मैंने उसके ऊपर उठाने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए जो काम किया है, वही स्टोर हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि डिफिनीशन लिखी हुई है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट विल बिकम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, जो फिगर बना हुआ है उसको आप देख लीजिए। यानी कि मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ भी तो कुछ फोर्स लगा रही है ना, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अर्थ जो लगा रही है फोर्स उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। मास जो है उसको हम mg मान लेंगे, यानी ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें mg फोर्स लगाना पड़ेगा। जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट टू mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट उसको मान लें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू mgh। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। जो ये इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में जितना वर्क करते हैं हम, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कभी ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि हम मान लें हमारा जब
ये दुनिया स्टार्ट हुई थी तो जितनी एनर्जी थी हमारे यूनिवर्स में उतनी ही एनर्जी अभी भी है। उसको ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो गई, ये मान सकते हैं हम। तो आगे कुछ एनर्जी की कुछ बहुत सारे फॉर्म दिए गए हैं कि किस एनर्जी से क्या बन जाता है, किससे क्या बन जाता है, वो आगे हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है। इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या है? इलेक्ट्रिक फ़ैन मतलब वायर होते हैं वहाँ पे, जैसे कि हमने स्विच ऑन किया और वायर से इलेक्ट्रिक गई, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गई तो फ़ैन घूमने लगा, मतलब मोशन में आ गया। तो मोशन में आ गया तो मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ़ैन ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। देन आगे मिक्सर आता है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। आपको मिक्सर आपके सबके घर में होगा तो आप देख सकते हैं। बैटरी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, फिर उस वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है जब वो चार्ज हो जाती है। तो आगे ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कैसे चेंज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे इलेक्ट्रिकल, फिर वो हीट करता है, फिर वो लाइट एनर्जी देता है, लाइट देता है। टॉर्च है जिसके अंदर कुछ सेल होते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चार्ज हुआ, तो फिर वो जब जल गई, जब टॉर्च ऑन होती है तो वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सारी कुछ एनर्जीज दी हुई हैं, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अब हम देखते हैं कि पावर क्या होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसे हम ये समझ सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि जिस रेट से एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसे हम पावर कहेंगे। फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे पावर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क को W एंड टाइम को T से। तो आप लोगों को ये पता होगा कि वर्क इज़ डन इन यूनिट टाइम, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो, जो वर्क होता है उसकी यूनिट होती है जूल एंड टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, एंड जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जूल पर सेकंड कह सकते हैं। 1 watt is power of generated when 1 joule of power is done in 1 second, ओके। और इसकी एक और यूनिट होती है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स कह सकते हैं। तो इसका एवरेज पावर होता है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऐसे करके हम लोग निकालते हैं ना। तो इसका भी होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, जितने टाइम में एनर्जी उसने कंज्यूम की होगी वो सारी, एंड जितने टाइम में कंज्यूम की होगी वो, उससे हम डिवाइड करते हैं। एंड पावर का एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एंड एक और होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। और वैसे तो जो एनर्जी की SI यूनिट होती है, चाहे वो कोई एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, उसकी हमेशा SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्पेशल यूनिट जो है वो kWh है। अच्छा, हम देखते हैं ये कैसे है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसमें अगर हम एनर्जी निकालेंगे E इज इक्वल टू, तो P इधर चला जाएगा, पावर इधर चला जाएगा, तो पावर इन मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाएगा ना। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी लिख लिया। और जो पावर है इसको वॉट अपॉन 1000, मतलब जो W अपॉन 1000 लिख सकते हैं, तो इसको KW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो टाइम है उसको हम आवर्स में लिख सकते हैं, कितने घंटे, मतलब उसको हम सेकंड में लिखें या फिर घंटे में, तो जब जो हमारा मन करेगा हम वो उस हिसाब से लिख लेंगे। जैसे कि हमने आवर्स में लिखा, या फिर हमने मिनट में लिखा, या हमने सेकंड में लिखा, ठीक है। तो हमें KWH बनाना है कि कैसे आ रहा है। जैसे कि हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं, सबके घर में लगे होते हैं, उसमें एक यूनिट बढ़ जाता है। तो एक यूनिट जो उसकी होती है वो 1 किलो वाट आवर्स के हिसाब से होती है, 1 KWH से, ठीक है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 KWH, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। डू नॉट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।